जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं पुनीत गौतम। आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज़ भारत और समीक्षा संवाद टीवी। आज 6 दिसंबर है और बाबा साहेब जी का महापरिनिर्वाण दिवस है और दलित प्रेरणा स्थल, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल नोएडा में हूँ। मेरे साथ में एसपी सिंह बौद्ध जी है। सर, एक बार अपना परिचय दीजिए कि कहाँ से आए हैं। साथियों, मेरा नाम सुरेंद्र पाल सिंह बौद्ध। मैं दिल्ली के मेरवाड़ फेज 3 में रहता हूँ और मैं बहुजन लेखक गायकार हूँ। और जिस तरह से हमारा समाज आज भी अंधविश्वासी बना हुआ है, सिर्फ बाबा साहब को एक नाम के लिए ही शायद नाम लेता है और सही मायने में अभी भी वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है। उन्हीं के लिए मैंने एक कविता लिखी है और मैं अपने समाज को जगाने के लिए हमेशा लिखता रहूँगा, लिखता ही रहा हूँ। धर्म नहीं ये धंधा है, धर्म नहीं ये धंधा है, जिसको भी देखो अंधा है, जिसको भी देखो अंधा है। अरे छोड़ो इसको जल्दी छोड़ो, ये तो गले का फंदा है। धर्म नहीं ये धंधा है, छोड़ो इसको जल्दी छोड़ो, ये तो गले का फंदा है। अज्ञानी बनकर घूम रहे हो, अज्ञानी बनकर घूम रहे हो, तुम क्यों उल्टा लटक रहे हो, तुम क्यों उल्टा लटक रहे हो। सारी नदी का निर्मल पानी फिर क्यों पावन गंगा है। धर्म नहीं ये धंधा है, जिसको भी देखो अंधा है। अरे छोड़ो इसको जल्दी छोड़ो, छोड़ो इसको जल्दी छोड़ो, ये तो गले का फंदा है। बाबा का न भरोसा तोड़ो, बाबा का न भरोसा तोड़ो, बौद्ध धर्म से नाता जोड़ो, बौद्ध धर्म से नाता जोड़ो। अरे पूजा करते सदियों बीती, पूजा करते सदियों बीती, क्यों नहीं तेरी सुनता है। धर्म नहीं ये धंधा है, जिसको भी देखो अंधा है। छोड़ो इसको जल्दी छोड़ो, ये तो गले का फंदा है। छीनेंगे ये चैन तुम्हारा, छीनेंगे ये चैन तुम्हारा, यहाँ होगा नहीं कोई सहारा, यहाँ होगा नहीं कोई सहारा। पशुओं जैसा हाल करेंगे, पशुओं जैसा हाल करेंगे, इनके हाथ में डंडा है। धर्म नहीं ये धंधा है, जिसको भी देखो अंधा है। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धा। साथी, आज बाबा साहेब जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर बहुजन युवाओं का क्या कहना है। मेरे साथ में एक युवा है और अंकित नाम है इनका। सर, एक बार अपना पूरा परिचय दे दीजिए। देखिए, मेरा नाम अंकित है और मैं एमए कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से। और आज यहाँ पर हम एकत्रित हुए हैं राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्तर पर बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में आज के दिन को हम मनाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो हमारे साथी हैं, जो हमारे युवा हैं, आज की जो पीढ़ी है बाबा साहब को उस तरीक़ा से नहीं समझ रही है जो कि पहली पीढ़ी हमारी समझ पाती थी। आज के जो युवा हैं हमारे, वो इस तरीक़ा से बाबा साहब को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो उनके विचारों को इस आगे नहीं लेके जा रहे हैं जैसे कि हमारी पहली पीढ़ी लेके जा रही थी। मैं यही कहूँगा कि जितने भी हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जैसे कि हमारा 25 दिसंबर हो गया मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 14 अप्रैल हो गया बाबा साहब के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, 6 दिसंबर हो गया बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि प्रत्येक नागरिक इससे जुड़े, जो हमारे बहुजन समाज का बच्चा है, जो बहुजन समाज के महिलाएं हैं, जो बहुजन समाज के बुजुर्ग हैं, सभी इससे जुड़ें और बाबा साहब के मिशन को आगे लेके जाना है। क्योंकि बाबा साहब ने एक बात बोली थी जब नानसराय रद्दू उनके सेवक थे, और नानसराय रद्दू ने ये बोला था कि बाबा साहब आप क्यों रोते हो, आज मैं ये जान कर रहूँगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि नानसराय रद्दू चुप हो जा और अपना काम कर। लेकिन नानसराय रद्दू उस दिन जिद पर अड़ गया था कि नहीं बाबा साहब, आज तो मैं ये जान कर रहूँगा कि आप क्यों रोते हो। तब बाबा साहब ने एक बात बोली थी कि नानसराय रद्दू, मैं इसलिए रोता हूँ कि बड़ी मुश्किल से और बड़ी मेहनत से मैंने एक तंबू खड़ा किया है और उस तंबू का मैं अकेला बम्बू हूँ। मेरे चले जाने के बाद ये तंबू ढह ना जाए, ये तंबू बह ना जाए। मुझे बस इस बात का ही अफसोस लगा रहता है। और आज की हमारी युवा पीढ़ी बाबा साहब को उस तरीक़ा से नहीं समझ पा रही है। मैं अपनी युवा पीढ़ी से गुजारिश करता हूँ कि इस मिशन से जुड़ें और आगे आएँ।
और कदम से कदम मिलाकर चलें। धन्यवाद। कैसे जुड़े, क्या प्रथम क्या कदम है? सर देखिए, इस मिशन से जुड़ने की जो पहली शर्त है वो ये है कि अपने आप को एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे आगे लेके जाना है, क्योंकि जो बंदा एजुकेटेड होगा, जो बंदा शिक्षा के क्षेत्र में आगे होगा, वो सबसे पहले इस मिशन से जुड़ेगा। जो इलिटरेट बंदा होगा, जो अनपढ़ बंदा होगा, वो उससे आप क्या बात करोगे, वो क्या बताएगा बाबा साहब के बारे में? उसको यही ना पता मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है, वो बाबा साहब को कैसे रिप्रेजेंटेटिव करेगा दूसरों के सामने? अगर अदर मान के चलो, अगर कोई अदर कास्ट का या अदर उसका हमारे सामने आ जाए और हमसे बोलने लगे कि बाबा साहब कौन थे, तो अगर बंदे के पास ज्ञान होगा, बंदा शिक्षित होगा, बंदा एजुकेशन के क्षेत्र में होगा, तो वो तुरंत जवाब दे देगा कि आप ज़्यादा ना बोलें, जितना हम संविधान को जानते हैं, जितना हमने संविधान पढ़ा, आप संविधान का आ भी नहीं जानते, आप साफ बोलिए। जब आपके अंदर नॉलेज होगी, जब आपके अंदर ज्ञान होगा, तभी आप उस बात को, अपनी बात को रख पाओगे, वरना नहीं रख पाओगे। पहली शर्त यह है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना होगा। दूसरी शर्त यह है, जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं उन सब प्रोग्राम में अपनी भागीदारी दिखानी होगी और हर प्रोग्राम में आगे बढ़ना होगा। मतलब हर कार्यक्रमों में जाकर के अपने जो भी हमारे मार्गदर्शन लेना होगा, और जो भी हमारे जो बुद्ध धर्म की दिशा की ओर कैसे प्रेरित करेंगे? बुद्ध धर्म की दिशा की ओर, देखिए, जो बौद्ध धर्म का रास्ता है वो थोड़ा कठिन है, लेकिन जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं वो कहते हैं अगर आप कठिन रास्ता नहीं अपनाना चाहते तो हमारे धर्म में जो एंटर करने के जो रास्ते हैं वो दो हैं। एक तो आप घर पे रहकर आप बौद्ध धर्म से जुड़ सकते हो, और एक आप घर को त्याग कर बौद्ध धर्म से जुड़ सकते हो। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि ये रास्ता जो है, ये मार्ग जो है बहुत कठिन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप घर पर रहो, अपने परिवार के साथ रहो, वो जो बौद्ध धर्म है इस मूवमेंट से आप जुड़े रहो। वो इस मूवमेंट से जुड़ते नहीं हैं और बाद में बोलते हैं कि हम बौद्ध धर्म के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। नहीं, वो मगर बुद्ध धर्म से तो जुड़ना आजकल ये साबित कर दिया गया है कि आस्था को ठेस पहुंच रही है। नहीं, आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही। वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं, जैसे आप मानते कि ये स्वतंत्रता अधिकार है। बिल्कुल, ये स्वतंत्रता अधिकार है आपका। आप भारत में रह रहे हो, आप स्वतंत्र हो। भारत जैसे देश में बाबा साहब ने लिखा है, आर्टिकल 29 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 में लिखा है अस्पृश्यता का अंत, और आप आप स्वतंत्र हो, धर्म परिवर्तन कर सकते हो, आपको पूरी आज़ादी है। हिंदू धर्म त्याग सकते हो, बौद्ध धर्म में जा सकते हो, बौद्ध धर्म त्याग सकते हो, हिंदू धर्म में आ सकते हो। आप पूर्ण स्वतंत्र हो, मतलब किसी भी धर्म में आप जा सकते हो, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम सफल नहीं हो जाते, कामयाब नहीं हो जाते, जब तक आप हिंदू धर्म को नहीं त्यागें, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आप अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हो। ऐसा आज की युवा पीढ़ी सोचती है, जबकि ऐसा गलत है। ये मतलब ये नहीं है। चलिए एक बार लास्ट में क्या कैमरे के माध्यम से एक बार अपने युवाओं और महिलाओं को क्या अपील करें? मैं यही अपील करूँगा कि आज आपको ये समझना पड़ेगा कि सही क्या है और गलत क्या है। किसी के बहकावे में नहीं आना। जो सही रास्ता है आपको खुद चुनना है, आपको खुद रास्ता बनाना है और खुद जाना है, दूसरे के रास्ते पर नहीं जाना। मैं कहूँगा। आज के दिन जो बाबा साहब का आज 67वां परिनिर्वाण दिवस मना रहा है, आज बहुजन समाज पार्टी का बहुत बड़ा मंच यहाँ पे लगा, क्या संदेश देना चाहेंगे आज? देखिए, संदेश यही है कि जो बाबा साहब का आदर्श, बाबा साहब का संविधान, बाबा साहब के बताया हुआ रास्ता, उसी पर ये बहुजन समाज के लोग चलें, तभी इनका उद्धार हो सकता है। बाबा साहब ने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुजन समाज के महापुरुषों ने बहुत कुर्बानियाँ दी, और आज जो देश के हालात हैं, आज इस देश में बाबा साहब के संविधान को खतरा है, आज इस देश में बहुजन समाज को खतरा है, गरीब किसान को खतरा है। तो ये जो सरकार चल रही है, इससे कैसे निजात मिले, बहुजन समाज के लोग कैसे इकट्ठा होकर के इन जो संकीर्ण सोच की ताकतें हैं, जो मनुवादी सोच की ताकतें हैं, जो भाई से भाई को लड़ाने की ताकतें हैं, ऐसी ताकतों का मुकाबला बाबा साहब के आदर्श ही दे सकते हैं। इन्हीं आदर्शों पर चल करके बहुजन समाज का उत्थान हो सकता है, और वही संकल्प लेकर के आज बहुजन समाज के लोग जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में निकाय का चुनाव है, ये शहरी क्षेत्र का चुनाव है, उसके बाद तुरंत लोकसभा का चुनाव है। तो ये इस संकल्प के साथ जाएं कि इस बहुजन समाज को मजबूत करें, बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, बहन कुमारी मायावती जी के हाथों को मजबूत करें। बहन जी संघर्ष कर रही हैं, इस देश में अकेली ऐसी महिला हैं, बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है जो गरीबों का साथ देती है, चाहे वो किसी भी समाज के गरीब हैं, जो बहुजनों का साथ देती है। तो हम सब का दायित्व है कि आज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर ये संकल्प लेकर के
प्रेरणा स्थल से जाएं, ये प्रेरणा लें कि हम इन ताकतों का डटकर मुकाबला करेंगे और बहुजन समाज पार्टी के इस नीले झंडे को प्रदेश ही नहीं पूरे देश में फहराने का काम करेंगे। सर 2024 के लिए क्या 2024 में देखिए पूरी तैयारियां चल रही हैं। उससे पहले निकाय का चुनाव है। 2024 लोकसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में अपने दम पर लड़ेगी और मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बहुजन समाज के लोगों को यही कहूंगा कि ये देश की ऐसी पहली पार्टी है जो 500 से ज़्यादा लोकसभा लड़ाती है। ना बीजेपी 500 सीटों पर लड़ाती, ना कांग्रेस लड़ाती, ना देश की कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो 500 से ज़्यादा लोकसभा लड़ाने का काम करती हो। बहुजन समाज पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है। तो जब तक इसमें सर्व समाज के लोग नहीं जुड़ेंगे बहुजन समाज में, चाहे वो किसी भी समाज के लोग हैं, मान्यवर साहब ने जो सर्व समाज को जोड़ने का काम किया था, बहुजन समाज पार्टी ने जो सर्व समाज के लिए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ में जो बहन जी ने 4 बार का शासन उत्तर प्रदेश में किया, उसी अनुरूप में हमको सब समाज के लोगों को जोड़ना होगा और बहुजन समाज पार्टी की ताकत को बना करके इस 24 के लोकसभा के चुनाव में बहन जी को ऐसी स्थिति में लाना होगा कि बहुजन समाज के बगैर, बहन जी के बगैर इस देश में हुकूमत कोई ना कर सके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक मुख्य बात ये कहना चाहता हूँ, अब इस देश में दलित प्रधानमंत्री की जरूरत है, बहन कुमारी मायावती जी की जरूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम केपी भारती है, कुंवरपाल भारती। मैं ग्रेटर नोएडा से हूँ, गांव बिसरक सेक्टर 1 से। मैं बाबा साहब के आज जो 6 दिसंबर है, बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि देने आया हूँ। यहाँ पर देखा कि बहुजन समाज पार्टी का प्रोग्राम हो रहा था, उसको जो भी बात होंगी बाद में बताऊँगा। पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ठीक है सर, और सभी जितने भी मेरे साथीगण जो भी साथी हैं सभी सुन रहे हैं, उनको मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। अच्छा, जो आज जो यहाँ पे श्रद्धांजलि देने आए हैं, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि पुष्प चढ़ाने से ही श्रद्धांजलि नहीं होती, पुष्प चढ़ाने से ही श्रद्धांजलि नहीं होती। बाबा साहब के मिशन को पढ़ना और बाबा साहब के मिशन पे चलना ही बाबा साहब के मिशन को पूरा करना है, आचरण में लेना है। अब कितने लोग हैं जो बाबा साहब को नहीं मानते पर दिखावे के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए फूल चढ़ा रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को नकारता हूँ, ना ही मैं ऐसे लोगों से किसी से संबंध रखता हूँ। मैं अपने सच्चाई और ईमानदारी से अपने समाज के साथ, बाबा साहब के मिशन के साथ और बहुजन समाज पार्टी के साथ हूँ। जो अभी बताया था भाई ने कि बुद्ध का जो मार्ग है वो चलना कठिन है। कठिन रास्ते पे कौन चलते हैं? कठिन रास्ते पे वो चलते हैं जो संघर्षशील व्यक्ति होते हैं, जो योग्य होते हैं, जिनको अपने आत्म बल पर, अपने आत्मविश्वास पर, अपने ऊपर विश्वास है कि मैं इस मंजिल को पार कर सकता हूँ, वही कठिन रास्ते पे चल सकते हैं। बुद्ध का रास्ता कोई कठिन नहीं है। बुद्ध के रास्ते पे कोई कठिनाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कठिनाई क्या है? मन का भय है कठिनाई, डर है, और कोई कठिनाई नहीं है। चल के देखो बुद्ध के मार्ग पर, बुद्ध के मार्ग पे चलने से ऐसा महसूस होता है कि हमारा फिर के दोबारा पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि अभी मेरे जो पत्रकार साथी हैं उन्होंने कहा कि बुद्ध के मार्ग पे जाते हैं, यदि बुद्ध को धर्म को अपनाते हैं तो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। यही बोला था ना आपने? नहीं, इस तरह के वो आलोचना होती है ना। अगर कोई आप जानते भी होंगे कि दिल्ली में दिल्ली सरकार के एक मंत्री ने अभी राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा ली थी, तो ये कह दिया गया था कि हमारी भावना को आहत हो गई जी। अच्छा, जब 5 अक्टूबर 2022 को राजेंद्र पाल गौतम जी ने अम्बेडकर भवन में 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, वहाँ पे मैं भी था 22 प्रतिज्ञा लेने वाले। राजेंद्र पाल गौतम जी ने 22 प्रतिज्ञा ली नहीं है, वो दोहराई हैं। 14 अक्टूबर सन 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ली थी, जब इनकी भावना आयत नहीं हुई थी क्या? क्या जब हमारे मूछ रखने पे हमको मार दिया जाता है, क्या हमारी भावनाएं आहित न होती? क्या हमारी बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ दिया जाता है, क्या हमारी भावनाएं आहित न होती? हमारी बहन बेटियों के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जगह जगह प्रतिमाएं तोड़ दी जाती हैं, हमारी भावनाएं नहीं आहत होती हैं? क्या वो इस देश के भगवान हैं? भगवान हम हैं इस देश के, हम मूल निवासी हैं इस देश के, हम इस देश के रक्षक हैं, हम इस देश के राजा हैं। भावनाएं हमारी आहत होती हैं, तो आज मन के ठेस को, हमारे को ठेस पहुंचते जब हमारे बाबा साहब के महामानव बोधि साहब बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ते हैं। अच्छा, आज क्या संदेश देंगे? है ना, आज मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी साथी हैं, जितने भी हैं, सब एकजुट एकता का परिचय दें और अपनी सत्ता काबिज करें, क्योंकि सारी समस्याओं का हल सत्ता की चाबी है।
जब तक हमारे हाथ में सत्ता ना होगी तब तक हमारे साथ अत्याचार होता रहेगा, तब तक हम अत्याचार के शिकार होते रहेंगे, लोग हम पे हावी होते रहेंगे। मैं सभी साथियों से, सभी दोस्तों से एक निवेदन ये करता हूँ कि आपस में चाहे आप घर में बेशक लड़ लो, पर बाहर जाके मत लड़ो, बाहर जाके एक रहें और मनुवादियों को ये दिखाओ कि हम भी एक हैं, मतलब अपनी एकता का प्रमाण दें। हाँ, बाबा साहब ने कहा था कि संगठित रहो, संगठित रहने के लिए इसीलिए कहा था कि आप बिखरे हुए रहेंगे तो आप जगह जगह पीटेंगे, आप जगह जगह मारे जाएंगे, आपको पीटा जाएगा। इसलिए बाबा साहब ने संगठित होने के लिए कहा था, मजबूत होने के लिए इसलिए के लिए कहा था कि बाबा साहब ने कि संघर्ष करो। संघर्ष तो हम शुरू से करते आए हैं, आज भी संघर्ष कर रहे हैं। जिस समाज ने संघर्ष करके पानी पिया है उससे बड़ा कोई संघर्ष हो सकता है? हम संघर्षशील व्यक्ति हैं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम शुरू से ही संघर्ष करते आए और मरते दम तक संघर्ष करेंगे। अपने महापुरुषों के मिशन को बढ़ाने के लिए हम अपने प्राण तक न्यौछावर कर देंगे। यदि हमारे महापुरुषों की तरफ कोई उंगली उठाएगा, यदि संविधान की तरफ कोई उंगली उठाएगा तो हम उसकी गर्दन उतार देंगे, उंगली नहीं उतारेंगे हम। ये तो गैर संवैधानिक काम है ना, गर्दन उतारना। नहीं, हमारे मतलब संविधान को छेड़ेंगे वो असंवैधानिक नहीं है, उनके लिए सब संवैधानिक है। हम कुछ भी बोलें, मतलब कुछ भी बोलें, हम कुछ भी बोलें, हमारे लिए सब हमारे लिए कानून है, उनके लिए कोई कानून नहीं है। नहीं तो आप भी तो मतलब कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। क्यों? अनंत हेगड़े ने कहा था बैठते ही हम संविधान बदलना है, किसने जुबान पकड़ी उसकी? बोलिए, जो सच्चाई बोलता है उसको मारोगे? नहीं तो आप भी सच बोलने वाले को हमेशा मारा जाता है। कुर्बानी सच्चाई की दी जाती है, झूठ की कुर्बानी नहीं, शेर की कुर्बानी दी जाती है, बकरी की नहीं। अच्छा संवाद। और इस वक्त मैं हूँ राष्ट्रीय दलित प्रेरणा केंद्र नोएडा में, और हमारे बीच में है 3 स्टेट, यानी 3 स्टेट में कहूँ तो दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र, और तीनों ही बहुजन समाज से हैं। और इन लोगों का जो स्टेट का जो लेवल है और इन स्टेट में क्या क्या कार्य हो रहे हैं, हमारे बीच में है दिल्ली के चांदनी चौक जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, चांदनी चौक से जिला प्रभारी हैं दिल्ली में, भगवान दास बौद्ध नाम है आपका, और आपका आवेश कुमार यूपी से, यूपी बागपत से हैं। बीएसपी के क्या है आप? कार्यकर्ता। बीएसपी कार्यकर्ता। आपका कहाँ से? महाराष्ट्र। प्रदीप जगताप, महाराष्ट्र, पूना से बामसेप का कार्यकर्ता। बामसेप का कार्यकर्ता प्रदीप जगताप। तो तीनों स्टेट इस वक्त मेरे साथ में हैं और तीनों स्टेट दलित प्रेरणा केंद्र पे हैं। पहले हम आपसे जानेंगे बीएसपी का जो ग्राफ जो नीचे जो बढ़ रहा है, तेजी से नीचे घट रहा है, उसका क्या कारण है? जी देखिए, पहले तो मैं सर्वप्रथम आज जो बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है 67वां, उसके उपलक्ष्य में देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, आज बाबा साहेब अम्बेडकर जी का 67वां मतलब महापरिनिर्वाण दिवस है। तो पहले तो मैं देशवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आए और प्रेरणा स्थल पे आपने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करी और बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों पे पुष्पांजलि अर्पित की। और यहाँ पर यूपी से जो है, जैसे जिला गाजियाबाद से एक मंच भी लगी हुई थी, तो सभी सम्मानित साथियों से ने अपने विचार रखे हैं, बहुत अच्छे तरीक़ा से विचार रखे हैं, लोगों को समझाने का काम किया, अपने वोट की अहमियत समझाने बताने का काम किया है। तो पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने जिला गाजियाबाद यूपी से जो सम्मानित साथी आए थे और सभी ने पुष्पांजलि अर्पित करी, तो उनको पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप आवाज़ चैनल के माध्यम से और समीक्षा चैनल के माध्यम से आप हमसे रूबरू हो रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आपको। जी तो क्या जो मेरा प्रश्न था वो बीएसपी का जो ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे डाउन होता जा रहा है, सामने 2024 है, अभी नगर निगम के दिल्ली में अभी वो चुनाव हुए थे, अभी कल उसका रिजल्ट आना बाकी है, तो क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार से 2024 का लक्ष्य पूरा हो पाएगा? देखिए जी सर, ऐसा है, हमारे जो बीएसपी का जो ग्राफ जो नीचे जा रहा है, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो ऐसा है कि जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं वो ये चाहती हैं, उन्हें डर बीएसपी का है, तो वो उन्होंने कहा है कि ये कारण तो है ईवीएम की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। ईवीएम के ही हिसाब से हमारा ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। और जो
और जो हमारा विरोधी है वो इसका लाभ उठा रहा है ईवीएम का। तो माननीय बहन जी ने भी सर्वप्रथम पहले आवाज़ उठाई थी ईवीएम की कि ईवीएम को बंद कर दिया जाए। यदि अगर ईवीएम को जो बंद कर दें तो इनको पता लग जाएगा। जो 2014 में जो चुनाव हुआ था उस समय भी बहन जी ने कहा था कि ईवीएम ने ही मतलब इनको जितवाया है। अगर ईवीएम जो है ये बंद कर दें तो इनको पता लग जाए। तो पहला कारण ये है। दूसरा ये है कि ये लोग, हमारा जो समाज है यानी संसाधन आर्थिक स्थिति से बहुत ही मतलब कमज़ोर है और उनके विरोधियों के पास आर्थिक स्थिति मजबूत है। वो हमारे अभी लोगों हम से जो है- ये नवयुवक हैं, अभी यूपी से हैं आप, बागपत से हैं। इन्होंने बताया कि ईवीएम दोष है, जो बीएसपी का जो ग्राफ नीचे जा रहा है और जो रिजल्ट आते हैं वो सारे विपरीत चले जाते हैं। तो क्या मानते हैं कि आप भी मतलब कि ईवीएम का विरोध कर रहे हैं? देखिए, ईवीएम एक कारण हो सकता है। आप इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि विदेशों में जिन लोगों ने ईवीएम का आविष्कार किया और जिन लोगों ने ये ईवीएम का विचार राजनीति में लेकर आए कि हम इलेक्ट्रॉनिक वोट डालेंगे, उन लोगों ने ईवीएम को दरकिनार कर दिया है। वो ईवीएम को ख़त्म करके वो पेपर बैलेट पर काम कर रहे हैं। तो हमारी ये मांग रहती है कि हम निष्पक्षता अगर चाहते हैं, अगर जनता ये सोच रही है कि ईवीएम में कहीं गड़बड़ी है, तो इस सरकार को ईवीएम को हटा करके और बैलेट पेपर पर चुनाव करवाना चाहिए। क्योंकि वो जनता के हित, क्योंकि यहाँ पर देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहाँ पर लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ईवीएम का जो मसला है, लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो, तो इसलिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। लोगों की बातों को समझ करके ईवीएम हटा करके और बैलेट पेपर पर चुनाव करना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है आपका कि जो आपने भाई जी से सवाल किया कि बहुजन समाज पार्टी का स्तर नीचे क्यों गिर रहा है, मैं इसके पक्ष में ये बात बोलना चाहता हूँ कि आप एक बात को समझिए कि अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि केजरीवाल जी ने एक स्कीम निकाली और उस स्कीम का नाम था ओवरसीज स्कीम, जिसमें लोगों को 5-5 लाख रुपया अनुदान दिया जा रहा था विदेशों में पढ़ने के लिए। तो जब हमने इसकी जांच कराई तो उसमें 2 लोगों को सिर्फ पैसा दिया गया, जबकि उनका पूरा पैसा उनको नहीं मिला। अच्छा। और उसके बाद अगर हमने जब ये देखा कि उन्होंने उसका प्रचार करने में 19.5 करोड़ रुपया खर्च किया। अब आप इस बात को समझिए कि वो पैसा केजरीवाल जी अपने घर से तो नहीं लाए हैं, वो किसका पैसा है? वो जनता के टैक्स का पैसा है। लेकिन वो जनता के टैक्स का पैसा को अपना चेहरा चमकाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। यही सारी पार्टियां करती है और बहन जी ये काम नहीं करती। बहन जी अपना प्रचार में गरीब जनता का पैसा जो टैक्स से जमा होता है उसको कभी भी अपने प्रचार में इस्तेमाल नहीं करती है। तो अब मैं जनता से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि उनको कैसा लीडरशिप चाहिए? उनको ऐसा लीडरशिप चाहिए कि जो हमारे पैसे का दुरुपयोग सिर्फ अपने चेहरे चमकाने में करे, या एक ऐसा नेता जो 1-1 रुपया का सही तरीके से इस्तेमाल करके हमारे समाज के कल्याण के लिए करे? दो पॉइंट पे आपने बात रखी है कि प्रचार प्रसार की और एक ईवीएम। तो क्या आप भी मानते हैं कि प्रचार प्रसार से किसी पार्टी का जो ग्राफ है वो नीचे डाउन जाता है? प्रचार प्रसार महत्वपूर्ण है? मैं मोस्टली महाराष्ट्र से, और जो अपना काशीराम साहब जिधर काम करते थे उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ। तो मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि आज जो 6 दिसंबर है, मैं हमेशा मुंबई जाते मगर मेरा कुछ काम होने की वजह से मैं आज वो अलीपुर और यहाँ पे आया। क्योंकि जो हमारे इधर जो पहले बुजुर्ग थे जो मान्यवर काशीराम के साथ काम किया, वो बहुत सारी बातें पुनः से ये मूवमेंट शुरू हो गया था, मगर महाराष्ट्र वाले लोगों ने साथ नहीं दिया। अच्छा। इसके लिए क्योंकि महाराष्ट्र में सब खुद को बहुत साथ नहीं दिए तो वो दोषी हैं या दोषी विरोधी हैं? नहीं बहुत और स्मार्टनेस है उधर की। अच्छा, समाज अच्छा। जुड़ने के काम मतलब मानते हैं ओवर स्मार्टनेस? हाँ, और स्मार्टनेस है। मगर इसके वहाँ पे वजह से बाबा साहब की जो बनाई हुई है जो पार्टी है वो भी तो वहाँ पे काफी से हाँ है, मगर वो इतना कुछ काम नहीं कर रही। नहीं, वो बाबा साहब का मिशन था, उस पार्टी ने तो खराब किया है। हाँ, तो इतना कुछ खास नहीं चल रहा है, मगर हम भी थोड़ा सा बीएसपी से नाता रखते। बाबा साहब ने कहा है कि तुम जाओ अपनी दीवार में लिख दो कि हम शासन करते जमात बनना चाहते हैं, बनो। तो क्या होता है कि उधर जो महाराष्ट्र में मूवमेंट चलता है वो खाली मोर्चा, आंदोलन, कुपोषण, इसमें ही आपको बंद कर दिया जाता है। और जो शासन करते, जो जिधर तुम्हारा काम होना चाहिए उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं करते। क्या छोटे छोटे पैसे के लिए उधर का लोग बिक जाता है। और अभी हाँ, या मैं ये बोलता है कि ये जो ईवीएम है ना, जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने तो खोज निकाला, मगर उन्होंने उधर बैन है, वो उधर नहीं करते। हाँ, खत्म कर दिया। और दूसरा बात ये है कि जो
अभी जो बहुजन समाज पार्टी के सामने जो अपोजिशन वाला पार्टी है वो तो सब इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको सब फाइनेंस से, कॉर्पोरेट सेक्टर से पैसा आता है, पैसा खर्चा करने से। अपने भाई ने बोला है कि हम भी महाराष्ट्र में देखते हैं बहुत सारा शुगर फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्री है, उनका खुद का बैंक है, एजुकेशन संस्था है, उससे वो पैसा अपना पार्टी को लोगों को दे के उनका पार्टी चलाते हैं। अपने तो ऐसा नहीं है। इसके लिए पार्टी को कार्यकर्ता तो ये कैडर बेस्ड पार्टी है, मगर कार्यकर्ता को जो फाइनेंशियली मेन, मैं तो वही सोचता हूँ, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होने के कारण अपना इधर का तो मेरे को मालूम नहीं, मगर महाराष्ट्र में छोटे छोटे चीज़ के लिए लोग बिक जाते हैं। इसके लिए उधर ये पार्टी ठीक से खड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं, तो उसके लिए जो भाई ने बताया कि प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो क्या मतलब उस पैसे को बचाने के लिए जो बहुजन मूवमेंट जो तैयार किया है मानवर जी ने, क्या उस मोमेंट में कहीं ना कहीं जंग लग गया है? कहीं ना कहीं 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जुड़ने में कहीं बैरियर हो गया है? नहीं, बीएसपी यानी और ये बामसेप, इसके लिए माननीय काशीराम साहब ने 3 नियम बोला था नहीं क्या, मीडिया है, मास है और मसल है। तो इसमें क्या हो गया है, तो मीडिया भी अपने साथ में नहीं है, मास जितना चाहिए वो जो शुरू में जो मास था वो भी नहीं है, और मनी ये 3 जो है वो भी थोड़ा कम होते जा रहे हैं। ट्रेजरी, हाँ, तो ये कम होते जा रहा। तो और जो पुराना लोग है और ये नया पीढ़ी है, उसके साथ में बहुत सारा अंतर, नया पीढ़ी जितना जुड़ना चाहिए। अभी मेरा लड़का इधर आया, मैं उसको बोला चल इधर चल, मैं जा रहा है, नहीं आला, मैं बोला मैं रूम में सो रहा है करके। तो उनको सब ऐसा ही मिला है ना। हमने तो गाँव में भी बहुत सारा ये सह है। तो अभी नए पीढ़ी के हाथ में ऐसे कैमरे आ गए हैं, ऐसे मतलब कि मोबाइल के जरिए बहुजन मूवमेंट पे वो उतर चुके हैं, बहुजनों को एक करने में। क्या लगता है कि जो मानवर जी उस समय नफरत करते थे उन मनुवादी चैनल से, क्या अब समाज को ये चाहिए कि अब जो अपना चैनल हो गया उसको आगे बढ़ाए? बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही कि हमारा अगर अब कोई खबर दिखा सकता है तो वो हमारा बहुजन मीडिया है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया खबर नहीं दिखाती, वो प्रचार करती है, और प्रचार किन लोगों का कर रही है? जिन लोगों से वो पैसा ले लेती है। आप इस बात को समझिए, जी न्यूज़ चैनल है, उसका जो फाउंडर है वो सुभाष चंद्रा है, और वो बीजेपी पार्टी से राज्यसभा सांसद है। अब कहने का मतलब ये है कि जो अपनी पार्टी का आदमी होगा और वो अपनी खबरें दिखाएगा तो दूसरी पार्टी का स्तर गिराने का काम करेगा ना। तो अगर खबर देखनी है तो मैं बहुजन मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सच्ची खबरें, वो ग्राउंड पर काम करते हैं, और लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण वो बेचारे ज़्यादा तक नहीं दौड़ पाते हैं, मतलब ज़्यादा चीज़ों को नहीं स्प्रेड कर पाते हैं। तो मैं सपोर्ट करता भी हूं, और मैं अपील भी करता हूं लोगों से कि भाई वो हमारे जो छोटे छोटे चैनल हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वही एक स्तंभ है। जैसे लोकतंत्र का एक स्तंभ होता है ना मीडिया, तो मीडिया तो यहाँ बिक चुका है, तो बस सोशल मीडिया हमारे पास बचा हुआ है। तो सोशल मीडिया को बचाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। पार्टी किसी को इतना धन खर्च नहीं करती है, जो पार्टी जो व्यर्थ की जो चीज़ें होती है, जो आपने बताया कि मतलब कि पार्टी में ये सब नहीं चलता है, ना चंदा चलता है, ना कोई कुछ चलता है, मगर पार्टी के तरफ से एक प्रावधान तो हो सकता है कि जो इस प्रकार से जो मीडिया का काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए। जी बिल्कुल, रास्ता निकालना चाहिए। और जो हमारी सोशल मीडिया है, यही हमारी मीडिया है, ये सभी सामान्य साथी बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं हर प्रोग्राम में, और हमारी बात आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि जो भी अपने बहुजन समाज के सामान्य साथी हैं और इनका आर्थिक स्थिति में कुछ हिस्सेदारी लें, कुछ भाग लें, कि ताकि इनके खाते में कुछ पैसे जाएं। उन्होंने अपने महाराष्ट्र की स्थिति परिस्थिति सारी चीज़ें बताई कि अभी हम वहाँ के जो लोग हैं वो पार्टी के लिए काफ़ी दृढ़ संकल्पित हैं, और यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट में जो बीएसपी का जो स्तर है वो घटता जा रहा है ना। तो क्या मतलब कि जो उन्होंने बताया आप उनसे मतलब सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, जो भाई साहब ने बताया मैं सहमत हूँ। और भाई काम साहब करना ने, चाहिए उधर। हाँ, भाई साहब ने ये कहा कि जैसे हमारे लोग जो मतलब पैसा में बिक जाते हैं, दारू में चले जाते हैं, विरोधी पार्टी के पाले में चले जाते हैं, तो ये इस तरीक़ा से हमारे लोगों को अपनी जो मानसिकता है उनको बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, और अपनी पार्टी में आना चाहिए, अपनी बहुजन समाज पार्टी में वोट सपोर्ट करना चाहिए। तो वो उनकी एक मजबूरी हो जाती है। जैसे भाई साहब ने कहा कि मतलब केजरीवाल ने जैसे फ्री राशन बांटना मतलब वो किया है, तो हमें फ्री ना चाहिए, हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें सत्ता चाहिए और सम्मान चाहिए। मतलब हमें फ्री सत्ता चाहिए, सम्मान चाहिए। महाराष्ट्र में जो सत्ता और सम्मान की जो बातें चल रही है, दिल्ली में फ्री
राशन और बिजली का ये सब कुछ चल रहा है। तो क्या मतलब कि जो अब बीएसपी की बात चल रही थी कि बीएसपी का जो ग्राफ वहाँ पे डाउन है, वो इसलिए कि वहाँ पे जो दूसरी पार्टी है उसके समरूप वो काम कर रही है, तो इसमें जो वोट है वो बढ़ जा रहा है। तो आप वहाँ के लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि जो बाबा साहब का मिशन है, तुमको सत्ता भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। तुम बाबा साहब का जो मिशन लेके जा रहे हैं बीएसपी, उनके साथ खड़ा रहो, क्योंकि सत्ता और सम्मान के सिवा इसमें दुनिया में और कुछ नहीं है। पैसा तो कोई भी देगा, तुमको खरीद लेगा, मगर तुमको वो सत्ता और सम्मान नहीं मिलेगा। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि पदाधिकारी हैं बीएसपी पार्टी के, क्या वो लोग काम नहीं उधर तो पदाधिकारी काम कर रहे हैं, मगर जो रिसोर्सेस उनके पास जो कमी है, बहुत सारे रिसोर्सेस का कमी है, इसके लिए लोग जुड़ रहे नहीं पा रहे। ये मेन सोर्स, क्योंकि अपोजिशन वाला बहुत स्ट्रांग है, हर चीज़ से स्ट्रांग है, उनके हर चीज़ से स्ट्रांग है। जैसे आपने बताया, अभी क्या जो युवा जिस प्रकार से अभी उनके अंदर क्रेजीनेस जो पैदा हो रही है पार्टी से या मतलब कि जो मोमेंट से, तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से मोमेंट से वो आगे बढ़ रही है, मगर वो पार्टी में दिखाई नहीं दे रहा है। देखो, युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि युवाओं को संदेश हमें क्या देना है। देखिए, जैसे कि बाबूजी ने अभी बात बताई कि उन्होंने अपने बेटे से बोला और बेटे ने यहाँ पर आने से ज़्यादा सुना, उचित समझा, अच्छा भी समझा। तो यही कमी हमारे युवा साथियों में अभी है। जय भीम का नारा लगाते हैं, लेकिन बाबा साहब का मिशन नहीं समझते। बाबा साहब ने जो हमें रास्ता दिया उसको नहीं समझते। देखिए, आज जो हमें सुख सुविधाएं मिली हुई है, जो हम अच्छे होटलों में खाना खाते हैं, जो अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जो अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, ये किन की देन है? ये हमारे महापुरुषों की देन है, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन है। उन्होंने अपने बच्चों की आहुति दी, उन्होंने अपने पूरा जीवन का बलिदान दिया, तब जाकर के हमें ये व्यवस्थाएं दी। तो अगर हम ये सब कुछ पाने के बाद और ये भूल जाए कि बाबा साहब ने हमें ये संदेश भी दिया था और ये हमें बोला भी था कि इस मिशन को आगे नहीं ले जा सकते तो पीछे नहीं ले करके जाना है। अगर ये बाबा साहब का हम चीज़ों को जो बाबा साहब की वजह से जो हमें मिली, अगर उनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं, तो बाबा साहब का बताया हुआ रास्ते पर भी हमें चलना पड़ेगा, उनके संदेश को भी प्रचार करना पड़ेगा और उनके बताया हुआ जो हमें संदेश था इस मिशन के लिए भी काम करना पड़ेगा, तभी हमारी सच्ची श्रद्धांजलि उनके लिए होगी। अब इसमें एक और बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप सभी युवा साथियों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमें मिशन के लिए काम करना चाहिए। और जैसे बाबूजी ने कहा था, जब तक पॉलिटिकल की हमारे हाथ में नहीं आती तब तक हम शासन व्यवस्था नहीं कर लेते। उन्होंने कहा महाराष्ट्र के अंदर क्या होता है कि जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरी पार्टी, वो दूसरे लोगों के साथ में गठबंधन बना करके सरकार बनाती है। क्या वो जो दूसरी पार्टियों के साथ में हम गठबंधन बना करके सरकार बनाते हैं, तो क्या वो हम जब सरकार में आ भी जाते हैं, क्या हम अपने समाज के लिए कुछ कर पाते हैं? क्या नियम कानून बना पाते हैं? लेकिन जब हम पूर्ण बहुमत से सरकार में रहेंगे, जब हम अपनी पावर में रहेंगे, तो हम अपने लोगों के लिए व्यवस्थाएं बनाएंगे, सर्व समाज के लिए व्यवस्था बनाएंगे। तो साथियों, ये हमारे साथ में 3 स्टेट के जो लोग थे, उन्होंने अपने अपने स्टेट के पार्टी, खासकर पार्टी के बारे में उन्होंने संदेश जताते हुए उन्होंने ईवीएम का और जो पार्टी से जो जुड़े हुए जो लोग हैं वो सही ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो खामियां हैं, जो पार्टी में वो कमी दिखाई दे रही है। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आप देख रहे थे आवाज़ भारत और समीक्षा संवाद। प्रोग्राम किया गया था और आज जो जैसा कि बाबा साहब का 67वां परिनिर्वाण दिवस के रूप में पार्टी जो मना रही थी और काफ़ी दूर दराज के लोग यहाँ पे मौजूद थे। और अभी हमारे साथ में कुछ पदाधिकारी जो इस पार्टी से संबंधित ये कार्यक्रम करके अभी बाहर निकले हैं। परिचय के साथ में बारी परिचय के साथ में पहले सर आप। पूरन सिंह, ओखला विधानसभा अध्यक्ष। ओखला विधानसभा। रमेश सागर, बहुजन समाज पार्टी, दिल्ली। मैडम जी आप। बदरपुर से। बदरपुर। प्रेम कुमार गौतम, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा जोन कोऑर्डिनेटर पूर्व। सुनील कुमार, सौरभ बिहार, बीएसपी। डॉक्टर विनय, जैतपुर बदरपुर, बीएसपी से। और आप भी इसी में टीम में? हाँ बताएं। परवेश कुमार जाटव और पप्पी लहरी, मेरठ। यानी कि सभी मोस्टली लोग मतलब कि दिल्ली के पदाधिकारी हैं बीएसपी पार्टी से। और अभी कुछ ही समय निकाय से जो चुनाव हुआ है नगर निगम का, और उसमें काफ़ी सीटों पे बीएसपी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा और कल उसका रिजल्ट भी घोषित होने वाला है। क्या कहना चाहेंगे कि आज सबसे पहले आज जो बाबा साहब का जो परिनिर्वाण दिवस है उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश? देखिए, बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो
मेरठ मंडल है, उन्होंने यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के अंदर नोएडा सेक्टर 15 में दलित प्रेरणा केंद्र है, यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम रखा था। यहाँ पर सभी कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पर इकट्ठे हो गए और ये कार्यक्रम काफ़ी भव्य तरीके से मनाया गया और सबने बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। क्या कहना चाहेंगे कि दिल्ली में जिस प्रकार से परफॉर्मेंस था, तो जो कल का जो रिजल्ट होगा वो किसके पक्ष में आने वाला है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने दिल्ली में जो नगर निगम का चुनाव था 2022 का, वो काफ़ी दमदारी के साथ लड़ा और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से जो जितने भी उम्मीदवार थे उनके साथ लगकर रात दिन एक करके पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा है। और इस समय लोगों में चाहत भी दिखाई दी कि लोगों की चाहत बहुजन समाज पार्टी के साथ है और लोगों ने पूरी ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ लगे, क्योंकि उन्होंने वर्तमान सरकार जो दिल्ली में है और वर्तमान सरकार जो केंद्र में है, उनकी नीतियों को भी देख लिया कि वो लोगों से कितना झूठ बोलते हैं और कितना गुमराह करने का काम करते हैं। लोगों को समझ में आ गया है कि अगर कोई किसी के मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा कर सकता है, लोगों को रोजगार दे सकता है, तो केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता बहन कुमारी मायावती है। नहीं, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर टीस है कि बीएसपी पार्टी जिस प्रकार से अभी का जो रिजल्ट विधानसभा को देख करके कहीं ना कहीं दिल्ली में भी वो असर दिखाई दे रहा है। सर, आप क्या मानते हैं इस पे? नहीं, देखिए, वैसे तो जहाँ तक हमारी पूर्ण रूप से विचार है कि जिस हिसाब से काम किया है, तो काम के आधार पे तो वोट तो बढ़िया पड़ा है। रिजल्ट कुछ भी हो और जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला आएगा। अच्छा, मतलब कि ये कह रहे हैं कि जो कल का जो रिजल्ट आएगा वो चौंकाने वाला आएगा। बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं ना, देखिए, अगर बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में मजबूत नहीं होती तो एक निगम के 3 निगम नहीं होते और कांग्रेस बीजेपी दिल्ली के अंदर छटपटा नहीं रही होती और उन्होंने अपने एक बच्चे को पैदा करके आम आदमी के नाम से लोगों में गुमराह करने के लिए भेज दिया। जो दिल्ली के अंदर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बननी थी, वो लोगों को गुमराह करके उन्होंने कांग्रेस बीजेपी ने अपनी ही सरकार बना ली। वो बात अलग है। वो फ्री का तो दे रहे ना, देखिए, फ्री का तो दे रहे ना। ये देश फ्री में नहीं चाहता, ये देश फ्री में नहीं चाहता। इस देश ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। ये देश फ्री के लोगों का देश नहीं है। इस देश ने लोगों को सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया। लोग शिक्षा भी लेने इस देश में आते थे और आज पूरा विश्व भी इधर देखता है। लोगों ने बुद्ध भी दिया है इस देश को। ये जो चीजें हैं, वो जो यहाँ के जो लोग हैं, दिल्ली के जो लोग हैं, जो फ्री के जो चाहते हैं, वो काफी लोग हैं। हाँ, देखिए, ऐसा है कि दिल्ली केजरीवाल जी के घर से नहीं दे रहे, केजरीवाल जी घर से नहीं दे रहे और नरेंद्र मोदी अपने घर से नहीं दे रहे। वो एक योजना को बंद करते हैं और उसका पैसा दूसरे लोगों को दे देते हैं। जो दिल्ली के अंदर स्कूल हैं, स्कूल की जितनी भी योजनाएं थी, पुस्तकों का पैसा, जो लोगों के जैसे छात्रवृत्ति का पैसा, वो सब केजरीवाल जी ने लोगों से छीन कर ये फ्री में लुटा दिया। नहीं, किसी ने आपत्ति तो नहीं जताई ना? क्यों नहीं जताई? किसने जताई? पीटा है ना कई बार। आप पब्लिक ने पीटा केजरीवाल को। अगर आप लोगों नजर नहीं रखते तो नजर रखिए। ये बात अलग है कि मीडिया वालों ने लोगों को गुमराह करने का काम किया, नहीं तो लोग कोई ऐसे ही नहीं पिट जाता। कोई अपने आप को दिल्ली का मुख्यमंत्री कहता हो और इतना बड़ा नेता कहता हो और जगह जगह जाकर पिटता हो, तो लोग अपनी हरकतों से पिटते हैं ना। इतने बार पिटने के बाद भी पब्लिक पसंद करती नहीं, पब्लिक नहीं पसंद नहीं करती। पब्लिक पसंद नहीं करती, कुछ लोग हैं पसंद करते हैं। देखिए, दूसरी बात क्या है कि ये अंदरूनी साठगांठ है बीजेपी के साथ। अच्छा, हाँ, दिल्ली में जो अब वर्तमान में स्थिति बनती जा रही है, दिल्ली में विधानसभा खत्म होने वाली है और नगर निगम रहेगा। विधानसभा खत्म होगी तो केजरीवाल जी को पंजाब शिफ्ट किया गया है। जहाँ तक लेट हुआ, उनको पंजाब शिफ्ट किया गया और पंजाब में भी उन्होंने लोगों को बहुत गुमराह किया। अब पंजाब में नजर आ रहा है ना। मतलब आपका कहने का मतलब जो वार्ड बढ़ाए गए हैं वो विधानसभा को खत्म करने के लिए? वार्ड बढ़ाए नहीं गए, वार्ड कम किए गए हैं। 272 वार्ड थे, अब 250 किए गए हैं। वार्ड कम किए गए हैं तो विधानसभा को खत्म करने के लिए। पहले भी दिल्ली में विधानसभा खत्म कर रखी थी और नगर निगम ही पावरफुल थी, लेकिन एक समय आया कि दिल्ली में विधानसभा की तैयारी और दिल्ली में विधानसभा तैयार हुई और दिल्ली में सरकार बनी। अब फिर वही प्लानिंग चल रही है वर्तमान की सरकार जो दिल्ली में है उसकी और केंद्र की सरकार की, कि दिल्ली में से विधानसभा खत्म कर देंगे, नगर निगम रखेंगे। इन्होंने फिर नगर निगम एक कर दिया, तीनों को मिलाकर एक कर दिया। और ये केवल
बहुजन समाज पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को देखकर है। पहले भी 3 की थी और आज भी 1 की है। आपने इन्होंने कहा कि कल का जो रिजल्ट होगा वो चौंकाने वाला होगा, तो चौंकाने वाला कैसा कि यूपी वाला जैसा वो हाल होगा कि मतलब कि ये चौंकाने वाले वो वाली बात कर रहे हैं? यही तो है, यही तो है कि रिजल्ट जो आएगा वो चौंकाने वाला होगा। तो कौन सा चौंकाने वाला आएगा? तो ये देखो कल रिजल्ट आउट होने वाला है। अच्छा, हाँ, ये मंद तो मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कुछ अचंभे मतलब कुछ हो गया है। नहीं देखिए, मतलब कि देखिए मान्यवर, आप जो जिक्र कर रहे हैं ना यूपी का, अगर हाँ दिल्ली में हमने 4 बार सरकार बनाई है और ये देश नहीं पूरे विश्व के लोग जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने कैसी सरकार बनाई है। अगर किसी समय कोई सीटें कम हो जाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पिछड़ गए। हमारी नहीं 4 बार तो जब सरकार हमारी विचारधारा की लड़ाई है। 3 बार में तो मानवर जी रहे साथ में। हाँ। और चौथी बार में तो बहन जी अपने बलबूते पर गिरी। हाँ। अब वो बलबूता दिखाई नहीं दे रहा है। तो बलबूता किस तरीके से दिखाई देगा? बलबूता दिखाई देता है लोगों की चाहत में, लोगों की चाहत में दिखाई देता है ना। जब ईवीएम की बेईमानी हुई तो हमारी सरकार नहीं बनी और हमने उपचुनाव पर केवल 1 सीट पर लड़ा तो हमारा वोट बैंक 40% जाकर पहुंच गया, क्योंकि वो ईवीएम से नहीं हुआ। जब ईवीएम से नहीं हुआ तो 40% हो गए ना। और वो उसी तरीके से अगर पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होता तो रिजल्ट कुछ और दिखाई देता। तो आप क्या मानते हैं कि मतलब कि ईवीएम में कुछ ऐसा हेर फेर है? ये हम नहीं कहते, ये तो इंटरनेशनल कोर्ट भी कहता है। अच्छा। कि मोदी जी की 2 बार सरकार बनी है, उसके सही आंकड़े नहीं आए हैं और वो जिस दिन खुलासा होंगे उस दिन भुगतना पड़ेगा। मगर चुनाव के दौरान तो वो ईवीएम का मुद्दा तो नहीं होता ना उस दौरान में। उसको कौन उठाएगा? पब्लिक उठाएगी या मीडिया उठाएगी? कौन उठाएगा? मीडिया भी उठाएगी ना। नहीं, उसके बाद जो है ये सारी चीजें आती है ना। देखिए, प्रजातंत्र के 4 स्तंभ हैं। जितना हम देखें कानून व्यवस्था में हमारे लोग नहीं है, वो हमारी बात करते नहीं। और वर्तमान में जो शासन प्रशासन में हमारे लोग नहीं है, वो हमारी बात करते नहीं। और मीडिया में हमारे लोग नहीं है, वो भी वही बात करते हैं। क्योंकि जहाँ सहारा मिलता है वहाँ इशारा भी मिलता है। वो लोग भी वही वाली बातें करते हैं। हाँ, लेकिन जब जब ऊपर का दबाव आता है तब मीडिया भी कहने का काम करती है कि हाँ वहाँ पर गलत हो रहा है और ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आज अगर आप ये देखें, उत्तर प्रदेश के अंदर भी देखें, आप किसी भी कस्बे में चले जाएं, किसी भी गली नुक्कड़ में चले जाएं, लोगों से पूछ लें, किसी भी समाज में पूछ लें, चाहे वो जर्नल का समाज हो, वो लोग भी चाहते हैं कि एक ही नेता है बहन कुमारी मायावती और एक ही सरकार आई थी उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी। आप मीडिया इसकी ईवीएम की बात कर रहे हैं कि ईवीएम की जो बातें चल रही वो तो बहन जी ने भी उठाया था ईवीएम पे, और भी तमाम पार्टियों ने उठाया था। मगर वो चुनाव के दौरान वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। मैंने कहा ना, ईवीएम इंटरनेशनल कोर्ट ने आदेश दिए, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट तो केंद्र सरकार ही करेगी ना, उसे लागू तो केंद्र सरकार ही करेगी ना। केंद्र सरकार कैसे बंद होगा भैया? अब इंटरनेशनल कोर्ट को ही दोबारा से हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि केंद्र सरकार तो कर नहीं रही। केंद्र वही ईवीएम को दिल्ली में बैन कराएगी। दिल्ली में नहीं, पूरे जब दिल्ली में बंद होगी तो देश में बंद हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। दिल्ली में कैसे बंद होगी? नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट हस्तक्षेप करे, क्योंकि केंद्र सरकार तो बंद नहीं कर रही। केंद्र सरकार को इंटरनेशनल कोर्ट की बात मानकर ईवीएम को बंद करना चाहिए था, जो नहीं किया उसने। प्रोसेस कैसे होगा? वो प्रोसेस कैसे होगा? कानून तो कानून के तरीके से ही होता है ना। कानून तो कानून है, हाँ, है ना। पिछले लगभग 7 सालों से ईवीएम के ऊपर कुराघात मतलब पहुंचाने के लिए, उसे बंद करवाने के लिए किया जा रहा है कि मतलब बंद हो जाए, बंद हो जाए, बंद हो जाए। मगर अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। नहीं, तो वो तो केंद्र सरकार की कमी है ना। देखिए, बहन जी ने इंटरनेशनल कोर्ट में पिटीशन डलवाई, उसका आदेश आ गया। उसका आदेश आ गया कि देश के अंदर ईवीएम बंद होनी चाहिए। तो बंद कौन करेगा? वर्तमान में जो केंद्र में सरकार है। जब केंद्र सरकार ही मक्कारी कर रही है तो इंटरनेशनल कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ेगा उसमें। तो अब इंटरनेशनल कोर्ट जिस दिन हस्तक्षेप करेगा उस दिन ईवीएम भारत से बंद हो जाएगी। इसका मतलब कि आप लोगों ने ये योजना बना लिया कि 2024 में इस केंद्र सरकार को हटाना है? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तब जाकर के ईवीएम बंद हो जाएगा? नहीं, ये तो पूरे देश में आप कहीं भी देख लें, पूरे देश में एक जन आक्रोश बन चुका है इस वर्तमान सरकार के खिलाफ। और वो केवल ऐसा नहीं है कि केवल बहुजन समाज पार्टी ये वाली बात कर रही है, ये वर्तमान में भाजपा के लोग भी कहते हैं, क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और भाजपा के लोगों का अपमान हो रहा है। तो वो लोग भी इस चीज़ के खिलाफ हैं कि भाई जहाँ किसी का मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है, वहाँ पर हम किसी के साथ नहीं है, सबके मान सम्मान के साथ
क्या लगता है कि 2024 में आप थोड़ा सा आगे आए कि 2024 में केंद्र सरकार को हटाने के लिए जब तक ईवीएम रहेगा तो वो उस समय तक बैलेट पेपर आ चुका होगा? देखिए, क्योंकि फिर हमारा ईवीएम से होगा तो फिर वही रहेंगे। देखिए, हम सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका डाल चुके हैं और वो हमारी बहन कुमारी मायावती जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बसपा की, वो डाल चुकी हैं, लेकिन कोर्ट भी नहीं सुनता है। और आप ये देखो ना कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज जिन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ आके बाहर बैठे, लेकिन जब जजों की नहीं सुनी जा रही है, मीडिया में लगातार प्रसन्न पुन वाजपेयी हुए, अभिसार शर्मा हुए, अभी आपके रवीश कुमार जी, ये क्यों रिजाइन करते हुए चले जा रहे हैं? क्योंकि सच को दबाया जा रहा है। इन लोगों से, ये लोग थे जो अपनी बात, जनता की बात आसानी से उठा देते थे, लेकिन आज वो अडानी के द्वारा सारे चैनलों को खरीद लिया गया है। धीरे धीरे ये एनडीटीवी जो बचा था उसका भी अस्तित्व आने वाले समय में वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। तो मगर अभी आप अपने समाज को देखिए, उसमें कोई खरीदने वाला तो नहीं है ना? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं आप। आपको ऐसा लगता है कि खरीदने वाला हमारा समाज में नहीं है? कि बहुजन चैनल कितने सारे हो गए हैं? आपकी आवाज़ को उठाने वाले कितने सारे बहुजन चैनल हो गए? आवाज़ उठाने वाले तो बहुत हो गए हैं, लेकिन ठीक से आवाज़ नहीं उठ रही है, क्योंकि जो इंटरनेशनल मीडिया होता है, बहुजन चैनल हैं, जितने भी बहुजन की आवाज़ उठाने वाले हैं। देखिए, मैं आपसे भी सहमत हूँ और इनसे भी सहमत हूँ। जितने इस देश के अंदर बहुजन चैनल तेजी से जो बाढ़ आई है और बने हैं, वास्तव में ईमानदारी से सही दिशा में काम नहीं कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा, जहाँ सहारा होगा वहाँ इशारा होगा। आजकल सब सहारा ढूंढते हैं, और जब सहारा ढूंढते हैं तो बात उसी की करते हैं जहाँ से सहारा मिलता है। और इसीलिए वर्तमान में जो मीडिया है, चाहे वो पेबैक मीडिया थी, चाहे प्रिंट मीडिया थी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थी, वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट हुई, क्योंकि उसने सहारा लेना शुरू कर दिया। ऐसे बहुजन मीडिया में भी, बहुजन मीडिया की बाढ़ तो आई, बहुत सारे लोग हुए साथ में, लेकिन बहुजन मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल सहारे पर और इशारे पर काम कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया करती थी वही काम कर रहे हैं। लेकिन वर्तमान में अगर हमें इस देश को सुरक्षित रखना है, इस देश को बचाना है, तो हमें सही दिशा में देश हित में काम करना पड़ेगा। लोगों के सामने सच्चाई रखनी पड़ेगी, नहीं तो ये गाज सब पे गिरेगी। अगर ये देश बर्बाद होगा ना, तो सबके बच्चे बर्बाद होंगे, क्योंकि आने वाला भविष्य हमारे बच्चों का है। और हम इससे अपने बच्चों को कैसा भारत देकर जाएंगे? वो जो हमने मौज मस्ती में बिगाड़ दिया। बाबा साहब ने तो इस देश को बहुत सुंदर संविधान के रूप में भारत दिया, और लोगों को सबने चहुमुखी इस देश के अंदर विकास हुआ। एक तरफ आप जो बात कर रहे हैं वो एक बहुजन मीडिया, और एक दूसरी तरफ बात कर रहे हैं जो गोदी मीडिया, जिसको हम बोल सकते हैं, तो जो बिकी हुई मीडिया है, तो उनको तो फंडिंग हो रही है, वो अपने की बात कर रहे हैं। मगर गोदी मीडिया, जो बहुजन मीडिया है, उनको तो फंडिंग नहीं हो रही है। उनके लिए क्या कोई पैमाना है? बहुजन मीडिया, मैंने कहा ना, तो बहुजन मीडिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन जो बहुजन मीडिया है वो सही दिशा में, उसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक वो सही बात को पहुंचाए। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया ने हमारी बात नहीं रखी, तब बहुजन मीडिया के कुछ नौजवान साथियों ने आगे बढ़कर काम किया ना, और लोगों तक बात पहुंचाई। लेकिन अब उन्हें उनसे भी सावधान रहने की जरूरत है, जो उनके साथ दूसरे लोग आकर मिल गए हैं, जो लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मेरी बात मैं उनके विषय में कह रहा हूँ। तो हमें, हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के सामने सही बात रखें, और जो काम लोग नहीं कर पा रहे, जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो सरकारी मीडिया था जो नहीं कर पा रहा, वो नैतिक जिम्मेदारी बहुजन मीडिया की बन जाती है कि वो लोगों के सामने सही बात रखे कि आने वाला समय हम लोगों का है और हमें सही दिशा में काम करना चाहिए। तो साथियों, ये हमारे साथ में जो बीएसपी पार्टी के जो दिल्ली के पदाधिकारी थे, इन्होंने स्पष्ट किया है कि गोदी मीडिया एक बहुजन मीडिया, मगर कहीं ना कहीं एक विडम्बना है जो बहुजन मीडियाओं को भी उससे गुजरना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे परिस्थितियाँ हैं, उससे भी गुजरना पड़ता है कि उसका परिवार है, उसका घर है, उसके बच्चे हैं, तमाम चीज़ों को वो अपने भरपाई कैसे किया जाए। कहीं ना कहीं अगर इसके लिए अगर पार्टी या कोई बहुजन सेवक, कोई अगर संगठन अगर सोचे
तो कम से कम बहुजन जो मीडिया है वो एक आवाज़ बन जाए और सही दिशा में काम करने के लिए तत्पर ऐसे ही काम करता रहे। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आवाज़ भारत, समीक्षा संवाद में बीच में वो हो जाएगा कैमरे में देख के। बहुजन थिंकर है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। आ जाओ। चलो। तो अभी एक साथी है जो नए यंग हैं और बहुजन थिंकर हैं। इन लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं, अपनी क्या राय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं शिवम गौतम सभी को क्रांतिकारी जय भीम के साथ अभिवादन करता हूं। और जैसे कि आज हम सभी जानते हैं 6 दिसंबर और हमारे समाज के एक ऐसे शुभचिंतक, हमारे मान सम्मान, हमारे मान अभिमान आज हमें छोड़कर चले गए। तो सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। और अब मुद्दे की बात पर आते हैं। आपने बहुजन मीडिया की बात करी। देखिए, बहुजन मीडिया की अगर हम बात करें, जब से बहुजन मीडिया का क्रेज़ हमारे समाज में आया है, अगर उससे पहले जितनी भी एट्रोसिटीज़ हमारी सोसाइटी पर होती थी तो कहीं ना कहीं वो मामला दबा रह जाता था। लेकिन जब से बहुजन सोसाइटी के लोग आए, न्यूज़ चैनल्स वाले लोग आए, उन्होंने हमारी आवाज़ को उठाया, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ऐसा लगा कि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अब तरक्की कर रहे हैं। अगर हम उनकी आवाज़ नहीं उठाएंगे, सोशल मीडिया पर चीज़ें जा रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का विरोध करेंगे। तो इसलिए अब वो हमारे पक्ष में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत काम करने लगे हैं जब से बहुजन मीडिया हमारे साथ आई है। तो क्या दबाव बन रहा है कुछ? नहीं, बिल्कुल दबाव बन रहा है, दबाव बिल्कुल बन रहा है। अब आप एक बात बताइए, हमारे समाज में किसी बहन बेटी पर जब एट्रोसिटीज़ होती है और जब वीडियोज़ वगैरह वायरल होती है तो हमारा समाज खूब उठकर जाता है और एक्शन लेता है। गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है, वो एक दबाव में ही तो एक्शन लेती है, भले से थोड़ा एक्शन ले, बट कहीं ना कहीं हमारा दबाव है उसको, क्योंकि अब ये लोग एक होने लगे हैं। बहुजन समाज डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने लगा है, इसलिए ये गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं हमारे दबाव में आकर। बाबूजी ने कहा कि कहीं ना कहीं जो बहुजन मीडिया है वो अपने इस पे भटक गया है, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बहुजन मीडिया की अगर हम बात करें, हर समाज में हर तरीके के लोग रहते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे रहते हैं जो अच्छा काम भी करते हैं, बहुत से ऐसे रहते हैं जो गलत काम भी करते हैं। लेकिन वो चीज़ें क्या हैं, हमें एक अपने घर परिवार में रख कर बातें करनी चाहिए, हमें बाहर नहीं बोलना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले हमें कुछ कहने का। तो मेरा मानना यही है। देखिए, वी हैव अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन अवर सोसाइटी लाइक भीम आर्मी एंड लाइक BSP। देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड लोग बाग भी कमेंट आपस में खूब करते हैं कि वो ऐसे वो ऐसे वो ऐसे। लेकिन मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी मामले जो हैं कहीं ना कहीं हमें एक अपनी फैमिली, हमें एक अपने घर में बैठकर सुलटने चाहिए ताकि दूसरे लोगों को मौका ना मिले। चलिए, तो ये नौजवान जो साथी जो इन्होंने अपनी बातें रखी और कहीं ना कहीं एक विडम्बना है जो बहुजन मीडिया को ये फेस करना पड़ता है और वो परिस्थिति, वो जो स्थिति। हाँ, बहुजन मीडिया पूरे भारत में बहुत अच्छा काम कर रही है और जितने भी चैनल हो रहे हैं जनता जागरूक हो रही है। तो बहुजन मीडिया के सामने भी तो परिवार है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में समाज को सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए? बिल्कुल, संगठन को मदद करनी चाहिए, करना चाहिए ना? बिल्कुल संगठन को मदद करना चाहिए, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। आप लोग जो गाली देते हो, मतलब गोदी मीडिया ये है, गोदी मीडिया वो तो अपना काम कर रही है। नहीं, गोदी मीडिया की बात नहीं, वो हमारे बहुजनों की कभी बात नहीं किया, न कभी करेगी। नहीं, क्यों करेंगे भैया? बहुजन मीडिया आपने उनको क्या दिया है कि आपकी बात करेंगे? और मगर हम जितना बाबा साहब ने किया, बात कर रहे हैं ना, हम लोग तो आपकी बात कर रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं बहुजन मीडिया। टाइम, टैलेंट एंड ट्रेजरी, 3 चीज़ पे बैक करनी है। हमने समय देना है, हमने अपना बुद्धि, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझाना है, और पैसा। समाज के लिए 3 चीज़ें आपने पे बैक करनी है और ये हमें करना चाहिए। मेरा क्या लगता है बाबूजी कि आपने तो बहुत टाइम जो है इस मोमेंट में लगा दिए हैं कि बाबा साहब की एक तरफ जो आइडियोलॉजी जो खत्म हो रही थी, जीवित करने वाले मानव जी की कितनी भूमिका रही है? बाबा साहब की अगर हम आइडियोलॉजी की बात करें तो आप देखेंगे बाबा साहब ने बुद्ध धर्म को इस देश में जिंदा किया था। बाबा साहब अगर बुद्ध धर्म परिवर्तन नहीं करते तो बुद्ध धर्म इस देश से लुप्त प्राय हो गया था। और उसके बाद बुद्ध धर्म और बाबा साहब दोनों ही
बिल्कुल लोग भुला चुके थे। ये साहब कांसीराम का बहुत बड़ा योगदान रहा, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने बाबा साहब को इस देश में जिंदा किया। बुद्ध धर्म को भी कांसीराम साहब ने जिंदा किया। आप ये जो धरोहर देख रहे हैं, एक यहाँ प्रेरणा स्थल लखनऊ में कितने सारे बने हुए हैं, तो बुद्ध धर्म को अगर खड़ा किया है, हमारी विरासत को खड़ा किया है, तो इसका श्रेय मान्यवर कांसीराम साहब और बहन कुमारी मायावती को जाता है कि उन्होंने बाबा साहब के नाम को आगे बढ़ाया, बाबा साहब के कामों को आगे बढ़ाया। और ख़ासकर बाबा साहब ने एक जो फॉर्मूला दिया था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की बाई विच यू कैन ओपन ईच एंड एवरी लॉक। साहब कांसीराम ने उसे गुरु किल्ली कहा था, सत्ता की गुरु किल्ली, और वो गुरु किल्ली साहब कांसीराम ने बना के तैयार की, सत्ता की चाबी अपने हाथ में ली और उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बना के जो बाबा साहब का सपना था बहुत हद तक उसे पूरा करने की कोशिश की, काम किया। तो साथियों, ये हमारे साथ में थे काफ़ी समय से काम कर चुके बहुजनों के लिए के उत्थान के लिए, और इनका जो योगदान है समाज में 24 घंटे जो समाज में काम करने वाले ऐसे जो व्यक्ति जो बाबा साहब और मानवर कांसीराम और बहन जी के चरित्र चित्रण को दर्शा सके, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। बाबू जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी।